नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 30वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। इस बार होरी की ऊख की खेती अच्छी हुई, पर पट्टेश्वरी और मंगरू शाह ने अपने रुपए सूद समेत लेने के लिए उसकी खेती नीलाम कर दी। खेती नीलाम हो जाने से सहुआइन ने भी होरी को रुपए देने से इनकार कर दिया। अब होरी सोना का ब्याह कैसे करे, इस मुसीबत की घड़ी में नोहरी उसके सामने आती है और होरी को रुपए देने का आश्वासन देती है। इधर शहर में गोबर और झुनिया में नहीं बनती, उनकी आर्थिक हालत भी ठीक नहीं। उसका पहला बच्चा कुपोषण का शिकार होकर मर जाता है और दूसरा बच्चा भी हो जाता है, पर दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती चली जाती हैं और गोबर को शराब की भी लत लग चुकी है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। उधर गोबर के कारखाने में भी आए दिन एक न एक हंगामा उठता रहता था। अब की बजट में शक्कर पर ड्यूटी लगी थी। मिल के मालिकों को मजूरी घटाने का अच्छा बहाना मिल गया। ड्यूटी से अगर 5 की हानि थी तो मजूरी घटा देने से 10 का लाभ। इधर महीनों से इस मिल में यही मसला छिड़ा हुआ था। मजूरों का संघ हड़ताल करने को बैठा हुआ था। इधर मजूरी घटी और उधर हड़ताल हुई। उसे मजूरी में ठेले की कटौती भी स्वीकार न थी। जब इस तेजी के दिनों में मजूरी में एक ठेले की बढ़ोतरी न हुई तो अब इसमें घाटे में क्यों साथ दें। मिर्जा खुर्शेद संघ के सभापति और पंडित ओंकार नाथ बिजली संपादक मंत्री थे। दोनों ऐसी हड़ताल कराने पर तुले हुए थे कि मिल मालिकों को कुछ दिन याद रहे। मजदूरों को भी हड़ताल से क्षति पहुंचेगी, यहाँ तक कि हजारों आदमी रोटियों के मोहताज हो जाएंगे। इस पहलू की ओर उनका निगाह बिल्कुल न था और गोबर हड़तालियों में सबसे आगे था। उद्दंड स्वभाव का था ही, ललकारने की जरूरत थी, फिर वह मरने मारने पर न डरता था। एक दिन झुनिया ने उसे जी कड़ा करके समझाया भी, तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, तुम्हारा इस तरह आग में कूदना अच्छा नहीं। इस पर गोबर बिगड़ उठा, तू कौन होती है मेरे बीच में बोलने वाली, मैं तुझसे सलाह नहीं पूछता। बात बढ़ गई और गोबर ने झुनिया को खूब पीटा। चूहिया ने आकर झुनिया को छुड़ाया और गोबर को डांटने लगी। गोबर के सिर पर शैतान सवार था। लाल लाल आंखें निकाल कर बोला, तू मेरे घर मत आया कर चूहा, तुम्हारे यहां आने का कोई काम नहीं। चूहिया ने व्यंग्य के साथ कहा, तुम्हारे घर ना आऊंगी तो मेरी रोटियां कैसे पकेंगी, यहीं से मांग चांग कर ले जाती हूं तब मेरा तवा गर्म होता है। मैं न होती लाला तो आज यह तुम्हारी बीवी तुम्हारी लाते खाने को न बैठी होती। गोबर घूंसा तान कर बोला, मैंने कह दिया मेरे घर ना आया कर, तुम्ही ने इस चुड़ैल का मिजाज आसमान में चढ़ा दिया है। चूहिया वहीं डटी हुई निशंक खड़ी रही। बोली, अच्छा अब चुप कर गोबर, बेचारी अधमरी लड़कोरी औरत को मारकर तुमने कोई बहुत जमा मर्दी का काम नहीं किया है। तुम उसके लिए करते ही क्या हो जो तुम्हारी मार सहे, एक रोटी खिला देते हो इसलिए। अपने भाग बखानों की ऐसी गऊ जैसे औरत पाए हो, दूसरी होती तो तुम्हारे मुंह पर झाड़ू मारकर निकल गई होती। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। चारों ओर से गोबर पर फटकारे पड़ने लगी। वही लोग जो अपने घरों में स्त्रियों को रोज पीटते थे, इस वक्त न्याय और दया के पुतले बने हुए थे। चूहिया और शेर हो गई और फरियाद करने लगी, दाढ़ीजार कहता है मेरे घर ना आया करो, बीवी बच्चा रखने चला है, यह नहीं जानता कि बीवी बच्चों को पालना गुर्दे का काम है। इससे पूछो कि मैं न होती तो आज यह बच्चा बछड़े की तरह कुलेले कर रहा होता। कहाँ होता? औरत को मारकर जवानी दिखाता है। मैं न हुई तेरी बीवी, नहीं यही जूती उठाकर मुंह पर तड़ातड़ जमाती और कोठरी में ढकेल कर बाहर से किवाड़ बंद कर देती। दाने दाने को तरस जाता। गोबर झल्लाया हुआ अपने काम पर चला गया। चूहिया औरत न होकर मर्द होती तो आज मजा चखा देता। औरत के मुंह क्या लगे। मिल में असंतोष के बादल घने होते जा रहे थे। मजदूर बिजली की प्रतियां जेब में लिए फिरते और जरा भी अवकाश पाते तो 2-3 मजदूर मिलकर उसे पढ़ने लगते। पत्र की खूब बिक्री बढ़ रही थी। मजदूरों के नेता बिजली कार्यालय में आधी रात तक बैठे हड़ताल की स्कीमें बनाया करते और प्रातःकाल जब पत्र में यह समाचार मोटे मोटे अक्षरों में छपता तो जनता टूट पड़ती और पत्र की कॉपियां दूने तीने दाम पर बिक जाती। उधर कंपनी के डायरेक्टर भी अपनी घात में बैठे हुए थे। हड़ताल हो जाने में उनका हित ही था। आदमियों की कमी तो नहीं, बेकारी बढ़ी हुई है, इसके आधे वेतन पर ऐसे ही आदमी आसानी से मिल सकते हैं।
माल की तैयारी में एकदम आधी बचत हो जाएगी। 10-5 दिन काम का हर्ज होगा, पर कुछ परवाह नहीं। आखिर यह निश्चय हो गया कि मजूरी में कमी का ऐलान कर दिया जाए। दिन और समय नियत कर दिया गया। पुलिस को सूचना दे दी गई। मजदूरों को कानो कान खबर न थी। वे अपनी घात में थे। उसी वक्त हड़ताल कराना चाहते थे जब गोदाम में बहुत थोड़ा माल रह जाए और मांग की तेजी हो। एकाएक एक दिन जब मजदूर लोग शाम को छुट्टी पाकर घर चलने लगे तो डायरेक्टरों का ऐलान सुना दिया गया। उसी वक्त पुलिस भी आ गई। मजदूरों को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसी वक्त हड़ताल करनी पड़ी जब गोदाम में इतना माल भरा हुआ था कि बहुत तेज मांग होने पर भी 6 महीने से पहले न उठ सकता था। मिर्जा खुर्शीद ने जब यह खबर सुनी तो मुस्कुराए, जैसे कोई मनस्वी योद्धा अपने शत्रु के रण कौशल पर मुग्ध हो गया हो। एक क्षण विचारों में डूबे रहने के बाद बोले, अच्छी बात है। अगर डायरेक्टरों की यही इच्छा है तो यही सही। हालातें उनके मुआफिक हैं, लेकिन हमें न्याय का बल है। वह लोग नए आदमी रखकर अपना काम चलाना चाहते हैं। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उन्हें एक भी आदमी न मिले। यही हमारी फतह होगी। बिजली कार्यालय में उसी वक्त खतरे की मीटिंग हुई। कार्यकारिणी समिति का भी संगठन हुआ। पदाधिकारियों का चुनाव हुआ और 8 बजे रात को मजदूरों का लंबा जुलूस निकला। 10 बजे रात को कल का सारा प्रोग्राम तय किया गया और यह ताकीद कर दी गई कि किसी तरह दंगा फसाद न होने पाए। मगर सारी कोशिश बेकार हुई। हड़तालियों ने नए मजदूरों का टिड्डी दल मिल के द्वार पर खड़ा देखा तो इनकी हिंसा वृत्ति काबू के बाहर हो गई। सोचा था 100-100, 50-50 आदमी रोज भर्ती के लिए आएंगे। उन्हें समझा बुझाकर या धमकाकर भगा देंगे। हड़तालियों की संख्या देखकर नए लोग आप ही भयभीत हो जाएंगे। मगर यहाँ तो नक्शा ही कुछ और था। अगर यह सारे आदमी भर्ती हो गए, हड़तालियों के लिए समझौते की कोई आशा न थी। तय हुआ कि नए आदमियों को मिल में जाने न दिया जाए। बल प्रयोग के सिवाय और कोई उपाय न था। नया दल भी लड़ने मरने पर तैयार था। उनमें अधिकांश ऐसे भूखमरे थे जो इस अवसर को किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहते थे। भूखों मर जाने या अपने बाल बच्चों को भूखे मरते देखने से तो यह कहीं अच्छा था कि इस परिस्थिति से लड़कर मरे। दोनों दलों में फौजदारी हो गई। बिजली संपादक तो भाग खड़े हुए। बेचारे मिर्जा जी पिट गए और उनकी रक्षा करते हुए गोबर भी बुरी तरह घायल हो गया। मिर्जा जी पहलवान आदमी थे और मंझे हुए फिकैत। अपने ऊपर कोई गहरा वार न पड़ने दिया। गोबर गंवार था। लठ मारना जानता था पर अपनी रक्षा करना न जानता था, जो लड़ाई में मारने से ज्यादा महत्व की बात है। उसके हाथ की एक हड्डी टूट गई, सिर खुल गया और अंत में वह वहीं ढेर हो गया। कंधों पर अनगिनत लाठियां पड़ी जिससे उसका एक एक अंग चूर हो गया। हड़तालियों ने उसे गिरते देखा तो भाग खड़े हुए। केवल 10-12 जचे हुए आदमी मिर्जा को घेर कर खड़े थे। नए आदमी विजय पताका उड़ाते हुए मिल में दाखिल हुए और पराजित हड़ताली अपने हताहतों को उठा उठाकर अस्पताल पहुंचाने लगे। मगर अस्पताल में इतने आदमियों के लिए जगह न थी। मिर्जा जी तो ले लिए गए। गोबर को मरहम पट्टी करके उसके घर पहुंचा दिया गया। जुनिया ने गोबर की वह चेष्टाहीन लोथ देखी तो उसका नारित्व जाग उठा। अब तक उसने उसे सबल रूप में देखा था, जो उस पर शासन करता था, डांटता था, मारता था। आज वह अपंग था, निस्सहाय था, दयाहीन था। जुनिया ने खाट पर झुककर आंसू भरी आंखों से गोबर को देखा और घर की दशा का ख्याल करके उसे गोबर पर एक ईर्ष्या में क्रोध आया। गोबर जानता था कि घर में 1 पैसा नहीं है। वह यह भी जानता था कि कहीं से 1 पैसे मिलने की आशा भी नहीं है। यह जानते हुए भी उसके बार बार समझाने पर भी उसने यह विपत्ति अपने ऊपर ली। उसने कितनी बार कहा था, तुम इस झगड़े में न पड़ो, आग लगाने वाले आग लगाकर अलग हो जाएंगे, जाएगी गरीबों के सिर। लेकिन वह कब किसकी सुनने लगा था। वह तो उसकी बैरिन थी। मित्र तो वह लोग थे जो अब मजे से मोटरों में घूम रहे हैं। उस क्रोध में एक प्रकार की तुष्टि थी। जैसे हम बच्चों को कुर्सी से गिरते पड़ते देखकर जो बार बार मना करने पर खड़े होने से बाज नहीं आते हैं, चिल्ला उठते हैं, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा सिर क्यों न दो हो गया। लेकिन एक ही क्षण में गोबर का करुण क्रंदन सुनकर उसकी सारी संज्ञा सिहर उठी। व्यथा में डूबे हुए यह शब्द उसके मुंह से निकले, हाय हाय, सारी देह भुरकस हो गई, सबों को तनिक दया न आई। वह उसी तरह बड़ी देर तक गोबर का मुंह देखती रही। वह क्षीण होती हुई आशा से जीवन का कोई लक्षण पा लेना चाहती थी।
और प्रति क्षण उसका धैर्य अस्त होने वाले सूरज की भांति डूबता जाता था और भविष्य का अंधकार उसे अपने अंदर समेट लेता था। सहसा चूहिया ने आकर पुकारा, गोबर का क्या हाल है बहू? मैंने तो अभी सुना, दुकान से दौड़ी आती हूं। झुनिया के रुके हुए आंसू उबल पड़े, कुछ बोल न सकी। भयभीत आंखों से चूहिया की ओर देखा। चूहिया ने गोबर का मुंह देखा, उसकी छाती पर हाथ रखा और आश्वासन भरे शब्द में बोली, ये 4 दिनों में अच्छे हो जाएंगे, घबरा मत। कुशल भी तेरा सुहाग बलवान था, कई आदमी उसी दंगे में मर गए। घर में कुछ रुपए पैसे हैं? झुनिया ने लज्जा से सिर हिला दिया। मैं लाई देती हूं, थोड़ा सा दूध लाकर गर्म कर दे। झुनिया ने उसके पांव पकड़कर कहा, दीदी तुम मेरी माता हो, मेरा दूसरा और कोई नहीं। जाड़ों की उदास संध्या आज और भी उदास मालूम होती थी। झुनिया ने चूल्हा जलाया और दूध उबालने लगी। चूहिया बारामदे में बच्चे को लिए खिला रही थी। सहसा झुनिया भारी कंठ से बोल उठी, मैं बड़ी अभागिन हूं दीदी। मेरे मन में ऐसा आ रहा है जैसे कि मेरे ही कारण इनकी यह दशा हुई। जी कुड़ता है तब मन दुखी होता है, फिर गालियां भी निकलती हैं, शराब भी निकलता है। कौन जाने मेरी गालियां। इसके आगे वह कुछ कह न सकी, आवाज आंसुओं के रेले में बह गई। चूहिया ने अंचल से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कैसी बातें सोचती है बेटी? ये तेरी सिंदूर का भाग है कि ये बच गए। हाँ, मगर इतना जरूर है कि आपस की लड़ाई हो तो मुंह से चाहे जितना भी बकले, मन में कीना न पाले। बीज अंदर पड़ा हो तो अखवा निकले बिना नहीं रहता। झुनिया ने कंपन भरे स्वर में पूछा, अब मैं क्या करूं दीदी? चूहिया ने ढांढस दिया, कुछ नहीं बेटी, भगवान का नाम ले, वही गरीबों की रक्षा करते हैं। उसी समय गोबर ने आंखें खोली और झुनिया को सामने देखकर याचना भाव से क्षीण स्वर में बोला, आज बहुत चोट खा गया झुनिया। मैं किसी से कुछ नहीं बोला, सबों ने अनायास आकर मुझे मारा। कहा सुना माफ कर, तुझे सताया था उसी का फल मिला। थोड़ी देर का और मेहमान हूं, अब न बचूंगा। मारे दर्द के सारी देह फटी जाती है। चूहिया ने अंदर आकर कहा, चुपचाप पड़े रहो, बोलो चालो नहीं, मरोगे नहीं इसका मेरा जिम्मा। गोबर के मुख पर आशा की रेखा झलक पड़ी। बोला, सच कहती हो? मैं मरूंगा नहीं? हाँ, नहीं मरोगे। तुम्हें हुआ क्या है? जरा सा सिर में चोट आ गई है और हाथ की हड्डी उतर गई है। ऐसी चोटें तो मर्दों को रोज लगा करती है। इन चोटों से कोई मरता थोड़े ही है। अब मैं झुनिया को कभी ना मारूंगा। डरते होगे कि कहीं झुनिया तुम्हें ना मारे? वह मारेगी भी तो कुछ न बोलूंगा। अच्छा हो जाने पर ये सारी बातें भूल जाओगे। नहीं दीदी, कभी न भूलूंगा। गोबर इस समय बच्चों की सी बातें किया करता। 10-5 मिनट अचेत सा पड़ा रहता। उसका मन न जाने कहां कहां उड़ता फिरता। फिर देखता वह नदी में डूबा जा रहा है और झुनिया उसे बचाने के लिए नदी में चली आ रही है। कभी देखता कोई दैत्य उसकी छाती पर सवार है और झुनिया की शक्ल की कोई देवी उसकी रक्षा कर रही है। बार बार चौंक कर पूछता, मैं मरूंगा तो नहीं झुनिया? 3 दिन उसकी यही दशा रही। झुनिया ने रात को जागकर और दिन को उसके सामने खड़े रहकर जैसे मौत से उसकी रक्षा की। बच्चे को चूहिया संभाले रहती थी। चौथे दिन झुनिया एक्का लाई और सबों ने गोबर को उस पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। वहां से लौटकर गोबर को मालूम हुआ कि अब वह सचमुच बच जाएगा। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे क्षमा कर दे झुन्ना। इन 3-4 दिनों में चूहिया के 3-4 रुपए खर्च हो गए थे और अब झुनिया को उससे कुछ लेते संकोच होता था। वह भी कोई मालदार तो थी नहीं, लकड़ी की बिक्री के रुपए झुनिया को दे देती थी। आखिर झुनिया ने कुछ काम करने का विचार किया। अभी गोबर को अच्छे होने में महीनों लगेंगे। खाने पीने को भी चाहिए, दवा दारू को भी चाहिए। वह कुछ काम करके खाने भर को तो ले आएगी। बचपन में उसने गौओं को पालना और घास छीलना सीखा था। यहाँ गौएं कहाँ थी? हाँ, वह घास छील सकती थी। मोहल्ले के कितने ही स्त्री पुरुष बराबर शहर के पास घास छीलने जाते थे और 8-10 आने कमाकर ले आते थे। वह प्रातःकाल गोबर को हाथ मुंह धुलाकर बच्चे को उसे सौंप कर घास छीलने निकल जाती और तीसरे पहर तक भूखी प्यासी घास छीलती रहती। फिर उसे मंडी में ले जाकर बेचती और शाम को घर आती।
रात को भी वह गोबर की नींद सोती और गोबर की ही नींद जागती, मगर इतना कठोर श्रम करने पर भी उसका मन ऐसा प्रसन्न रहता मानो झूले पर बैठी गा रही हो। रास्ते भर साथ की स्त्री और पुरुषों से चुहल और विनोद करती जाती। घास छीलते समय भी सबों में हंसी दिल लगी होती रहती। न किस्मत का रोना, न मुसीबत का गिला। जीवन की सार्थकता में, अपनों के लिए कठिन से कठिन त्याग में और स्वाधीन सेवा में जो उल्लास है, उसकी ज्योति एक एक अंग पर चमकती रहती है। बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर जैसे तालियां बजा बजा कर खुश होता है, उसी का वह अनुभव कर रही थी। मानो उसके प्राणों में आनंद का कोई सोता खुल गया हो, और मन स्वस्थ हो तो देह कैसे अस्वस्थ रहे। उस एक महीने में जैसे उसका कायाकल्प हो गया। उसके अंगों में अब शिथिलता नहीं, चपलता है, लचक है और सुकुमारिता है। मुंह पर वह पीलापन नहीं, खून की गुलाबी की चमक है। उसका यौवन जो बंद कोठरी में पड़े पड़े अपमान और कलह से कुंठित हो गया था, वह मानो ताजी हवा और प्रकाश पाकर लहलहा उठा है। अब उसे किसी बात पर क्रोध नहीं आता। बच्चे के जरा सा रोने पर वह जो झुंझला उठती थी, अब जैसे उसके धैर्य और प्रेम का अंत ही न था। इसके खिलाफ गोबर अच्छा हो जाने पर भी कुछ उदास ही रहता था। जब हम अपने किसी प्रियजन पर अत्याचार करते हैं और जब विपत्ति आ पड़ने से हम में इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी तीव्र व्यथा का अनुभव कर सके, तो उससे हमारी आत्मा में जागृति का उदय हो जाता है और हम उस बेजा व्यवहार का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोबर वही प्रायश्चित के लिए व्याकुल हो रहा था। अब उसके जीवन का रूप बिल्कुल दूसरा होगा, जिसमें कटुता की जगह मृदुता होगी, अभिमान की जगह नम्रता। उसे अब ज्ञात हुआ कि सेवा करने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है और वह इस अवसर को कभी न भूलेगा। मिस्टर खन्ना को मजदूरों की यह हड़ताल बिल्कुल बेजा मालूम होती थी। उन्होंने हमेशा जनता के साथ मिले रहने की कोशिश की। वह अपने को जनता का ही आदमी समझते थे। पिछले कौमी आंदोलन में उन्होंने बड़ा जोश दिखाया था। जिले के प्रमुख नेता रहे थे, 2 बार जेल गए थे और कई हजार का नुकसान उठाया था। अभी वह मजदूरों की शिकायतें सुनने को तैयार रहते, लेकिन यह तो नहीं हो सकता था कि वह शक्कर मिल के हिस्सेदारों के हित का विचार न करें। अपना स्वार्थ त्यागने को वह तैयार हो सकते थे अगर उनकी ऊंची मनोवृत्तियों को स्पर्श किया जाता, लेकिन हिस्सेदारों के स्वार्थ की रक्षा न करना यह तो अधर्म था। यह तो व्यापार है, कोई सदाव्रत नहीं कि सब कुछ मजदूरों को ही बांट दिया जाए। हिस्सेदारों को यह विश्वास दिलाकर रुपये लिए गए थे कि इस काम में 15-20 सैकड़े का लाभ है। अगर उन्हें 10 सैकड़े भी मिले तो वे डायरेक्टरों और विशेषकर मिस्टर खन्ना को धोखेबाजी तो समझेंगे। फिर अपना वेतन वह कैसे कम कर सकते थे? और कंपनियों को देखते उन्होंने अपना वेतन कम रखा था। केवल 1000 रुपये महीना लेते थे। कुछ कमीशन भी मिल जाता था, मगर वह इतना लेते थे तो मिल का संचालन भी करते थे। मजदूर केवल हाथ से काम करते हैं, डायरेक्टर अपनी बुद्धि से, विद्या से, प्रतिभा से, प्रभाव से काम करता है। दोनों शक्तियों का मोल बराबर तो नहीं हो सकता। मजदूरों को यह संतोष क्यों नहीं होता कि मंदी का समय है और चारों तरफ बेकारी फैले रहने के कारण आदमी सस्ते हो गए हैं। उन्हें तो 1 की जगह 1.25 भी मिले तो संतुष्ट रहना चाहिए था। और सच पूछो तो वे संतुष्ट हैं। उनका कोई कसूर नहीं, वे तो मूर्ख हैं, बचिया के ताऊ। शरारत तो ओंकार और मिर्जा खुर्शीद की है। यही लोग उन बेचारों को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, केवल थोड़े से पैसे और यश के लोभ में पड़कर। यह नहीं सोचते कि उनकी दिल्लगी से कितने घर तबाह हो जाएंगे। ओंकार नाथ का पत्र नहीं चलता तो बेचारे खन्ना क्या करें? और आज उनके पत्र के 1 लाख ग्राहक हो जाएं और उससे उन्हें 5 लाख का लाभ होने लगे, तो क्या वह केवल अपने गुजारे भर को लेकर शेष कार्यकर्ताओं में बांट देंगे? कहाँ की बात। और वह त्यागी मिर्जा खुर्शीद भी तो एक दिन लखपति थे। हजारों मजदूर उनके नौकर थे, तो क्या वह अपने गुजारे भर को लेकर सब कुछ मजदूरों में बांट देते थे? वह उसी गुजारे की रकम में यूरोपियन छोकरियों के साथ विहार करते थे, बड़े बड़े अफसरों के साथ दावतें उड़ाते थे, हजारों रुपए महीने की शराब पी जाते थे और हर साल फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सैर करते थे। आज मजदूरों की दशा पर उनका कलेजा फटा जाता है। इन दोनों नेताओं की तो खन्ना को परवाह न थी। उनकी नीयत की सफाई में पूरा संदेह था। न राय साहब की उन्हें परवाह थी, जो हमेशा खन्ना की हाँ में हाँ मिलाया करते थे और उनके एक एक काम में समर्थन दिया करते थे। अपने परिचितों में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसके निष्पक्ष विचार पर खन्ना जी को पूरा भरोसा था, और वह डॉक्टर मेहता थे।
जब से उन्होंने मालती से घनिष्ठता बढ़ानी शुरू की थी, खन्ना की नजरों में उनकी इज्जत बहुत कम हो गई थी। मालती बरसों खन्ना की हृदयेश्वरी रह चुकी थी, पर उसे उन्होंने हमेशा खिलौना समझा। इसमें संदेह नहीं कि वह खिलौना उन्हें बहुत प्रिय था। उसके खो जाने या टूट जाने या छिन जाने पर वह खूब रोते, और वह रोए थे, लेकिन थी वह खिलौना ही। उन्हें कभी मालती पर विश्वास न हुआ। वह कभी उनके ऊपरी विलास आवरण को छेद कर उनके अंतःकरण तक न पहुंच सकी थी। वह अगर खुद खन्ना से विवाह का प्रस्ताव करती तो वह कभी स्वीकार न करते, कोई बहाना बनाकर टाल देते। अन्य कितने ही प्राणियों की भांति खन्ना का जीवन भी दोहरा या दोरुखी था। एक ओर वह त्याग और जनसेवा और उपकार के भक्त थे, तो दूसरी ओर स्वार्थ, विलास और प्रभुता के। कौन उनका असली रुख था यह कहना कठिन है। कदाचित उनकी आत्मा का उत्तम आधा सेवा और सहृदयता से बना हुआ था, मध्यम आधा स्वार्थ और विलास से। पर उत्तम और मध्यम के बराबर संघर्ष होता रहता था, और मध्यम ही अपनी उद्दंडता और हठ के कारण सौम्य और शांत उत्तम पर गाली बाता था। उनका मध्यम मालती की ओर झुकता था, उत्तम मेहता की ओर, लेकिन वह उत्तम अब मध्यम के साथ एक हो गया था। उनकी समझ में न आता था कि मेहता जैसा आदर्शवादी व्यक्ति मालती जैसी चंचल विलासिनी रमणी पर कैसे आसक्त हो गया। बहुत प्रयास करने पर भी मेहता को वह वासनाओं के शिकार स्थिर न कर सकते थे, और कभी कभी उन्हें संदेह होने लगता था कि मालती का कोई दूसरा रूप भी है जिसे वह देख न सके या देखने की क्षमता उनमें न थी। पक्ष और विपक्ष के सभी पहलुओं पर विचार करके उन्होंने यही नतीजा निकाला कि इस परिस्थिति में मेहता ही से उन्हें प्रकाश मिल सकता है। डॉक्टर मेहता को काम करने का नशा था। आधी रात को सोते थे और घड़ी रात रहे उठ जाते थे। कैसा भी काम हो उसके लिए वह कहीं न कहीं से समय निकाल लेते थे। हॉकी खेलना हो या यूनिवर्सिटी डिबेट, ग्राम्य संगठन हो या किसी शादी का नैवेद्य, सभी कामों के लिए उनके पास लगन थी और समय था। वह पत्रों में लेख भी लिखते थे और कई साल से एक वृहद दर्शन ग्रंथ लिख रहे थे जो अब समाप्त होने वाला था। इस वक्त भी वह एक वैज्ञानिक खेल ही खेल रहे थे। अपने बगीचे में बैठे हुए पौधों पर विद्युत संचार क्रिया की परीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हाल में एक विद्वान परिषद में यह सिद्ध किया कि फसलें बिजली की जोर से बहुत थोड़े समय में पैदा की जा सकती है, उनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है और बेफसली की चीजें भी उपजाई जा सकती हैं। आजकल सवेरे के 2-3 घंटे वह इन्हीं परीक्षाओं में लगाया करते थे। मिस्टर खन्ना की कथा सुनकर उन्होंने कठोर मुद्रा से उनकी ओर देखकर कहा, क्या यह जरूरी था कि ड्यूटी लग जाने से मजदूरों का वेतन घटा दिया जाए? आपको सरकार से शिकायत करनी चाहिए थी। अगर सरकार ने नहीं सुना तो उसका दंड मजदूरों को क्यों दिया जाए? आपका क्या विचार है कि मजदूरों को इतनी मजदूरी दी जाती है कि उसमें चौथाई कम कर देने से मजदूरों को कष्ट नहीं होगा? आपके मजदूर बिलों में रहते हैं, गंदे बदबूदार बिलों में, जहां आप 1 मिनट भी चले जाएं तो आपको कैद हो जाए। कपड़े जो पहनते हैं उनसे आप अपने जूते भी न पोंछेंगे। जो खाना वह खाते हैं वह आपका कुत्ता भी न खाएगा। मैंने उनके जीवन में भाग लिया है। आप उनकी रोटियां छीनकर अपने हिस्सेदारों का पेट भरना चाहते हैं? खन्ना ने अधीर होकर कहा, लेकिन हमारे सभी हिस्सेदार तो धनी नहीं हैं। कितनों ने ही अपना सर्वस्व इस मिल को भेंट कर दिया है और इसके नफे के सिवाय उनके जीवन का कोई और आधार नहीं है। मेहता ने इस भाव से जवाब दिया जैसे इस दलील का उनकी नजरों में कोई मूल्य नहीं। जो आदमी किसी व्यापार में हिस्सा लेता है वह इतना दरिद्र नहीं होता कि इसके नफे को ही वह अपने जीवन का आधार समझे। हो सकता है कि नफा कम मिलने से उसे अपना एक नौकर कम कर देना पड़े या उसके मक्खन या फलों का बिल कम हो जाए, लेकिन वह नंगा या भूखा न रहेगा। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यही बात पंडित ओंकार नाथ ने कही थी। मिर्जा खुर्शीद ने भी यही सलाह दी थी। यहां तक कि गोविंदी ने भी मजदूरों का ही पक्ष लिया था, पर खन्ना जी ने उन लोगों की परवाह न की। लेकिन मेहता के मुंह से वही बातें सुनकर वह प्रभावित हो गए। ओंकार नाथ को वह स्वार्थी समझते थे, मिर्जा खुर्शीद को गैर जिम्मेदार और गोविंदी को अयोग्य। मेहता की बात में चरित्र, अध्ययन और सद्भाव की शक्ति थी। सहसा मेहता ने पूछा, आपने अपनी देवी जी से भी इस विषय में राय ली? खन्ना ने सकुचाते हुए कहा, हाँ, पूछा था। उनकी क्या राय थी? वही जो आपकी है। मुझे यही आशा थी।
और आप उस विदुषी को अयोग्य समझते हैं। उसी वक्त मालती आ पहुंची और खन्ना को देखकर बोली, अच्छा आप विराज रहे हैं। मैंने मेहता जी की आज दावत की है, सभी चीजें अपने हाथों से पकाई हैं। आपको भी न्योता देती हूँ। गोविंदी देवी से आपका यह अपराध क्षमा करा दूंगी। खन्ना को कौतूहल हुआ, अब मालती अपने हाथों से खाना पकाने लगी है। मालती, वही मालती जो कभी खुद अपने जूते न पहनती थी, जो खुद कभी बिजली का बटन तक न दबाती थी, विलास और विनोद ही जिनका जीवन था। मुस्कुरा कर कहा, अगर आपने पकाया है तो जरूर खाऊंगा। मैं तो कभी सोच ही न सकता था कि आप पाक कला में भी निपुण हैं। मालती निसंकोच भाव से बोली, इन्होंने मार मार कर वैद्य बना दिया, इनका हुक्म कैसे टालती, पुरुष देवता जो ठहरे। खन्ना ने इस व्यंग का आनंद लेकर मेहता की ओर आंखें मारते हुए कहा, पुरुष तो आपके लिए सम्मान की वस्तु न थी। मालती झेपी नहीं, इस संकोच का आशय समझकर जोश भरे स्वर में बोली, लेकिन अब हो गई हूं, इसलिए कि मैंने पुरुष का जो रूप अपने परिचितों की परिधि में देखा था उससे यह कहीं सुंदर है। पुरुष इतना सुंदर, इतना कोमल हृदय। मेहता ने मालती की ओर दीन भाव से देखा और बोले, नहीं मालती, मुझ पर दया करो, नहीं मैं यहां से भाग जाऊंगा। इन दिनों जो कोई मालती से मिलता वह उससे मेहता की तारीफों के पुल बांध देती, जैसे कोई नव दीक्षित अपने नए विश्वासों का ढिंढोरा पीटता फिरे। सुरुचि कभी उसे ध्यान न रहता और बेचारे मेहता दिल में कट कर रह जाते। वह कड़ी और कड़वी आलोचना तो बड़े शौक से सुनते थे, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर जैसे उनका मुंह बेवकूफ सा बन जाता था, जैसे उनकी कोई फप्ती छा गई हो। और मालती उन औरतों में न थी जो भीतर रह सके, वह बाहर ही रह सकती थी, पहले भी और अब भी, व्यवहार में भी और विचार में भी। मन में कुछ रखना वह जैसे जानती ही न थी। जैसे एक अच्छी साड़ी पाकर वह उसे पहनने के लिए अधीर हो जाती थी, उसी तरह मन में कोई सुंदर भाव आए तो वह उसे प्रकट किए बिना चैन न पाती थी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।